नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल स्पुतनिक 5 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वर्ल्ड की फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है रशिया के द्वारा और उसी का नाम है स्पुतनिक 5। किसके द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है? गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर इस स्पुतनिक 5 वैक्सीन को डेवलप किया गया है। कैसे ये काम करती है? ये वैक्सीन देखो सारस CoV-2 टाइप के DNA पर आधारित है। ये एक प्रकार का कॉमन कोल्ड वायरस है। जैसे देखो, आपने पोलियो की एक वैक्सीन के बारे में सुना होगा, जिसमें वैक्सीन के थ्रू बॉडी में वायरस इंसर्ट किया जाता है। लेकिन देखो, वायरस बिल्कुल अटेनुएटेड फॉर्म में होता है, वीक फॉर्म में होता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है और बाद में जब वायरस का रियल अटैक होता है, मतलब ताकतवर फॉर्म में जब बाद में वायरस अटैक करता है, तो फिर जो इम्यून सिस्टम है वो तो पहले से स्टिमुलेटेड होता है ना, तो फिर बॉडी सही ढंग से वायरस का सामना कर पाती है। इसी पे बेस्ड है ये स्पुतनिक 5 वैक्सीन। अभी फिलहाल देखो, WHO की बात चल रही है रशियन हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ इस वैक्सीन की WHO प्री क्वालिफिकेशन के लिए। WHO प्री क्वालिफिकेशन का मकसद ये होता है, आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, WHO के द्वारा वैक्सीन को अप्रूवल देना। WHO देखता है कि जिस भी मैन्युफैक्चरर ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, मतलब क्वालिटी के साथ लगातार वैक्सीन प्रोड्यूस की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके WHO वैक्सीन को अप्रूवल देती है, मतलब सर्टिफाई करती है कि इसे यूज़ किया जा सकता है। नाम देखो इंटरेस्टिंग है, स्पुतनिक 5। आपको शायद याद होगा 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा पहला जो ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम था स्पुतनिक। उसी के नाम पर इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक 5, क्योंकि उस समय एक रेस चल रही थी, आर्म रेस USA और USSR के बीच। और पुतिन तो हमेशा बोलते हैं कि मैं रशिया की जो खोई ग्लोरी है उसे फिर से लौटा दूंगा, मतलब USSR के समय जो इज्जत हुआ करती थी रशिया की, वो इज्जत मैं फिर से आप लेके आऊँगा। ऐसी बातें पुतिन बार बार बोलते हैं। तो उसी संदर्भ में आप देख सकते हो कि इस वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक के नाम पे रखा गया है, जो कि फर्स्ट ऑर्बिटल सैटेलाइट था, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था 1957 में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पेपम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके अनुसार पेपम रिजर्व फॉरेस्ट में काफ़ी तेज़ी से पेड़ काटे जा रही हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। कहाँ पर है ये पेपम रिजर्व फॉरेस्ट? ये देखो अरुणाचल प्रदेश में है और एक इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। हॉर्नबिल के लिए ये फेमस है। हॉर्नबिल्स का ये मेजर हैबिटेट है। ये देखो दो और इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ के बीच में पड़ता है। एक ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्ट में और वेस्ट में पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के बीच में पड़ता है। कौन से फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके साथ साथ जो हायर एरियाज़ हैं वहाँ पे सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट में मिलते हैं। यहाँ पर देखो हॉर्नबिल की 3 स्पीसीज मिलती हैं, ग्रेट हॉर्नबिल, रीथ हॉर्नबिल और ओरिएंट पाइड हॉर्नबिल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में है, यानी SEP। अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का एक मिशन है, इस अटल इनोवेशन मिशन ने डेल टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 यानी SEP 2.0। ये देखो अटल टिंकरिंग लैब्स के यंग इनोवेटर्स के लिए है। ये प्रोग्राम एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट देखो केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है। उसी प्रकार से ये जो प्रोग्राम है ये यंग इनोवेटर्स को जल्दी ही एंटरप्रेन्योर बना देगा। जो यंग इनोवेटर होते हैं वो क्या बनना चाहते हैं? वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो उनकी इस जर्नी को क्विक कर दिया जाएगा
SEP के द्वारा। जो SEP 1.0 है वो तो लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। इसमें देखो अटल टिंकरिंग लैब्स में काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डेल वॉलंटियर्स के साथ मिल के काम कर सकेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे डेल वॉलंटियर्स से। उनसे मेंटर सपोर्ट हासिल करेंगे, नमूना कैसे बनाया जाए, टेस्टिंग सपोर्ट, एंड यूज़र फीडबैक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें सीखी जाएंगी स्टूडेंट्स के द्वारा डेल वॉलंटियर्स से। डेल वॉलंटियर ये भी सिखाएंगे स्टूडेंट्स को कि मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया था वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के मौके पर। थीम थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। हर साल देखो 10 अगस्त का जो दिन है वो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। मकसद ये होता है लोगों में जागरूकता फैलाना कि कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल डीजल और पेट्रोलियम के बजाय नॉन फॉसिल फ्यूल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे बायोफ्यूल, और ये इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं, मतलब पोल्यूशन फैलाने वाले नहीं हैं। हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 2015 के बाद से ही वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट करता आया है। बायोफ्यूल होते क्या हैं? देखो, जो फ्यूल बायोमास रिसोर्सेज से जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें बायोफ्यूल कहा जाता है। जैसे पौधे हैं, क्रॉप्स हैं, ये सब बायोमास रिसोर्सेज हैं। तो इनसे जो फ्यूल प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड हो, गैसियस हो, सबको कहा जाता है बायोफ्यूल। इनको पेट्रोल और डीजल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट पर्पजेज़ के लिए, स्टेशनरी, पोर्टेबल या फिर दूसरी एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल। जैसे देखो टेलीकॉम सेक्टर में जनरेशन्स है ना, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, उसी प्रकार से इसमें भी जनरेशन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन से हैं? देखो, जो बायोफ्यूल ड्राइव होते हैं स्टार्च, शुगर, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल, इन सब सोर्सेज से, उनको कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कौन से हैं? ये नॉन फूड क्रॉप से ड्राइव होते हैं जैसे सेलुलोजिक बायोफ्यूल। इसके बाद वेस्ट बायोमास, जैसे देखो व्हीट और कॉर्न की फसल होती है, फसल के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे स्टोक कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है दनथड़। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें एडवांस्ड बायोफ्यूल्स जैसे बायोहाइड्रोजन, बायोमिथनॉल, ये सब भी आते हैं। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, ये स्पेशली इंजीनियर्ड एनर्जी क्रॉप से प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी। इसके बाद फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स, इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी से प्रोड्यूस किया जाता है ताकि बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो ये हमने बायोफ्यूल्स के बारे में डिस्कस किया। बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए 2 इनिशिएटिव्स भी सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। एक प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये लॉन्च किया गया था 2019 में, यानी पिछले साल। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का ये इनिशिएटिव है, ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेटेड बायोएथनॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें यूज़ होगा लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास या फिर दूसरे रिन्यूएबल फीड स्टॉक का। अगर कोई ये प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करता है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके बाद नेक्स्ट इनिशिएटिव है सतत मतलब सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये लॉन्च किया गया था 2 साल पहले यानी 2018 में। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है। इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रमोट किया जाता है अल्टरनेटिव के तौर पर। ऑब्जेक्टिव ये है 2023 से पहले 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश किए जाए हमारे पूरे देश में। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस ज़्यादा हमारे देश में प्रोड्यूस होगी और इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम होगा। इसके बाद देखो 2018 में जो पॉलिसी आई थी, हम जल्दी से इसको भी रिवाइज कर ही लेते हैं। सबसे पहले 2030 से पहले 20% एथनॉल की ब्लेंडिंग को इंश्योर करना पेट्रोल में और 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग को इंश्योर करना डीजल में। कब से पहले? 2030 से पहले। उसके बाद एडवांस्ड बायोफ्यूल पे फोकस करना और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम चलाने की बात कही गई है।
सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरीज के लिए, जिस पे खर्च आएगा 6 सालों में 5,000 करोड़। इसके अलावा एडिशनल टैक्स इंसेंटिव, हायर परचेज प्राइस एज कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स। नेक्स्ट, बायोफ्यूल्स की कैटेगराइजेशन जैसा हमने डिस्कस किया, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, उसकी बात कही गई है। नेक्स्ट, इथेनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके स्कोप को इंक्रीज करना, जैसे शुगर कैन जूस, अदर शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स, डैमेज्ड एज वेल एज सरप्लस फूड ग्रेन्स है, इनसे बायोफ्यूल प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इनके स्कोप को इंक्रीज करना। नेक्स्ट, नेशनल बायोमास रिपोजिटरी डेवलप करना, हमारे देश में बायोमास के अप्रेजल को कंडक्ट करके। इसके बाद नेक्स्ट, बायोडीजल प्रोडक्शन को एनकरेज करना, किससे? नॉन एडिबल ऑयल सीड से। इसके साथ साथ यूज्ड कुकिंग ऑयल, सोर्ट गैस्टेशन क्रॉप्स, डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना, और सबसे लास्ट में नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी को सेटअप करना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत। इसके साथ साथ वर्किंग ग्रुप्स ऑन बायोफ्यूल, इनको भी सेटअप करना। तो मेंस में भी इन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और प्रीलिम में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में इनमें से कौन से जो पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिल्न आइस शेल्फ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये जो मिल्न आइस शेल्फ है ये कनाडियन आर्कटिक में है, और ये एक टुकड़ा है एल्समेयर आइस शेल्फ का। मान लीजिए ये एल्समेयर आइस शेल्फ है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया, उसी का नाम है मिल्न आइस शेल्फ। अब ये टुकड़ा भी कोलैप्स हो गया है, इसका 40% जो एरिया है वो ख़त्म हो गया है कोलैप्स होने के बाद। ये जो एल्समेयर आइस शेल्फ है ये कहाँ पर है? कनाडा में है। काफ़ी बार यूपीएससी जो ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछ लेती है, उसमें ये पूछा जा सकता है। ये एल्समेयर आइस शेल्फ आर्कटिक ओशन में सेकेंड लार्जेस्ट आइस शेल्फ है। कहाँ पर है? एल्समेयर एक आइलैंड का नाम है, उसके नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर है। आप ये मैप देख सकते हो, यहाँ पर है ये मिल्न आइस शेल्फ, और ये है एल्समेयर आइलैंड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कृषि मेघ के बारे में है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है कृषि मेघ। ये क्या है? ये देखो, एक डेटा रिकवरी सेंटर है जो कि सेटअप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम की जो भी डिजिटल एग्रीकल्चर से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं उनकी भी पूर्ति करेगा ये सेंटर कृषि मेघ। लोकेशन कहाँ पर है इस सेंटर की? ये सेंटर देखो सेटअप किया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो कि हैदराबाद में है। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर है ICARDC, इसको 2012 में बिल्ड किया गया था, इसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ये सेंटर जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे ई-ऑफिस, ICAR, ERP, एजुकेशन पोर्टल, KVK पोर्टल या फिर दूसरी एप्लीकेशंस, उनके ऑपरेशन में भी रोल प्ले करेगा। और इस सेंटर का फ़ायदा देखो ये होगा, न्यू इंडिया में डिजिटल एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट रोल है, तो ये जो सेंटर है इंडिया को डिजिटल एग्रीकल्चर की दिशा में आगे लेके जाएगा। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। डिज़ाइन किस लिए किया गया है? हमारे देश में नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको मोर रेलेवेंट और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हो। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फाउंडेशन के अंतर्गत आती है, और ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रेसिडेंट होते हैं इसके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आर्टिकल ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट ने देखो ये पता लगाया है, ये जो ड्वार्फ प्लैनेट है सीरीज, यहाँ पर एक क्रेटर था। क्रेटर मतलब जो खड्डा हो जाता है किसी स्पेशल बॉडी के टकराने से। तो क्रेटर में जो क्रैक्स आए हैं उनसे ये पता लगता है कि यहाँ पर ओशन वर्ल्ड है, मतलब ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा सोल्टी वाटर है। तो इससे साइंटिस्ट को अंदेशा है ये जो प्लैनेट है या तो हैबिटेबल हो सकता है या फिर पास्ट में हो सकता है यहाँ पर लाइफ संभव रही हो। इसी वजह से साइंटिस्ट का इंटरेस्ट एकदम से इस ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ड्वार्फ प्लैनेट है, ये लार्जेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड की बेल्ट है उसमें डायमीटर कितना है ये तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये चंद्रमा के 1/4 है। और जो क्रेटर है वो 92 किलोमीटर चौड़ा है, जिसका नाम है ओकेटर। ये सीरीज के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। अब लास्ट में देखो रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और सोच लीजिए कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली स्टेटमेंट SCP 2.0 के बारे में। ये स्टेटमेंट देखो गलत है। क्यों? नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने कोलैबोरेशन की है डेल टेक्नोलॉजीज के साथ इस प्रोग्राम के लिए। दूसरी सीरीज ये ड्वार्फ प्लैनेट है आउटर सोलर सिस्टम में, गलत। ये तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। इसके बाद कृषि मेघ, ये डेटा रिकवरी सेंटर सेटअप है जिसका मकसद है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा को प्रोटेक्ट करना, सही। सतत स्कीम के बारे में जानकारी सही है। 2023 से पहले 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश करने हैं हमारे देश में। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ये स्कीम है। लास्ट में पैपम रिजर्व फॉरेस्ट केरला में है, गलत। ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।